कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जब घाटी छोड़कर जम्मू पहुंचे तो कहाँ रहे, कहाँ से ज़िंदगी की दोबारा शुरुआत की। पल्लवी सरीन की इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें। नमस्कार, ऐसे कैसे के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। सच में कैसे कश्मीरी पंडित पुरखू के इन कैंप्स में रहा करते थे। इन्हें मैं कैंप्स भी नहीं कहूँगी, एक कमरे के क्वार्टर में वो लोग रहा करते थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से रातों रात जब 1989 में उनका माइग्रेशन हुआ तो पूरे परिवार को एक ही कमरे में बिस्तर बिछाना, एक ही कमरे में रसोई का इंतज़ाम करना, एक ही कमरे में वहाँ पे बच्चे पढ़ते भी थे और जब कोई मेहमान आ जाता था तो मुश्किल हो जाती थी ये डिसाइड करने में कि उनको बिठाए कहाँ। आप देख सकते हैं इस वक्त तो ये कैंप्स पूरे टूट चुके हैं, लेकिन इन्हें फिर भी देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित इस एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बिताते थे। ये वीडियो करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी रीजन के ख़िलाफ़ बात करें या किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बात करें, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से निकल कर आ गए तो आज जब हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडित विदेश में भी बस रहे हैं, अच्छी पोजीशंस पर भी पहुंच रहे हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो किन कमरों से, इन्हीं एक कमरों से निकलकर उन्होंने अब अपनी ये जगह बनाई है। मेरे साथ बात करने के लिए हैं मेरी साथी श्वेता सप्रू, जो कि कश्मीरी पंडित हैं। इनसे जानते हैं, श्वेता, इस एक कमरे में कैसे रहा करते थे। एंड आप तो उस वक्त बहुत छोटे रहे होंगे, तो कुछ याद है आपको? तब मैं काफ़ी छोटी थी। एक्चुअली मेरा जो जन्म है वो जम्मू में ही हुआ है, क्वार्टर्स में ही मेरा जन्म हुआ है। तो जहाँ तक मुझे याद है, बिकॉज काफ़ी छोटी थी, इतना नॉर्मली याद नहीं है, 5th तक मैं क्वार्टर्स में ही रही हूँ। तो एक छोटा सा ऐसे ही सिंपल कमरा होता था, हम मिश्री वाला में रहते थे। सेम ऐसा ही एक कमरा, इतने ही साइज़ का। एक साइड से इस वाली साइड पर, राइट वाली साइड पे किचन थी, इस वाली साइड पे हमने बेड लगाया था और नीचे पूरी जगह कालीन वगैरह बिछा के रखे थे ताकि सोने का इंतज़ाम अच्छे से कर सके। तो एक साइड से मम्मा खाना बना रहे होते थे, एक साइड से भाई पढ़ रहा होता था और पापा भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहे होते थे। तो ऐसे ही चलता था, जितना भी सर्कल चलता था हमारा पढ़ने का या फिर किसी भी चीज़ का। तो ऐसा होता था कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि भाई 10th में था तो उसके बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे। अब पापा ने सोना है, भाई ने पढ़ाई करनी है, लाइट ना बंद कर सकते हैं ना लाइट खोल के रख सकते हैं, तो फिर किसी ना किसी को एडजस्ट करना पड़ता था। या तो पापा रात भर नहीं सोते थे या तो भाई सो जाता था, सुबह जल्दी उठ जाता था। तो काफ़ी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा इन चक्करों में हमें। मैं कमरों को देखकर कह सकती हूँ कि पानी का तो कोई इंतज़ाम नहीं होता था, वॉशरूम भी यहाँ पर नहीं है। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ये किस तरह से मैनेज होती थी? एक्चुअली पानी के लिए क्या होता था कि इधर भी आसपास कहीं पे ट्यूबवेल होगा, तो ट्यूबवेल पे लोग क्या करते थे, नहाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते थे ट्यूबवेल्स, या फिर जब भी कोई बर्तन शर्तन होता था या फिर कोई बकेट वगैरह लेके जाते थे, पानी लेके आते थे। और ये नहीं कि भर के रख दिया हर जगह, एक बकेट ख़त्म हो गई, जाओ दोबारा ट्यूबवेल पे, वहाँ से फिर से गेड़ के लाओ। और वॉशरूम की बात है तो वॉशरूम के लिए एक सरकारी अलग से बिल्डिंग बनी है, जिसे नॉर्मली जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गए उनको पता होगा, वो उसे लाल किला कहते थे। किसी को भी कहते थे कहाँ जाना है, बोलते हम लाल किला फतेह करने जा रहे हैं, यानी वॉशरूम जा रहे हैं। तो वो पूरे लाल होते थे, उसकी एक चाबी होती थी। डिफरेंट जो है कश्मीरी पंडित थे उनके पास, सबके पास एक एक चाबी होती थी और एक एक जो उसमें वॉशरूम होता था। हैंड पंप पे जाना पड़ता था, डब्बा शब्बा जो भी लिया, हैंड पंप पे डब्बे में पानी गेड़ा, उसके बाद डब्बा उठाया, वॉशरूम गए। कभी कभी पानी कम पड़ जाता था तो कितनी दिक्कत होती थी वो आप समझ सकते हो। तो ऐसे नहीं होता था कि पानी आएगा नलके से पानी भरेंगे, नहीं, पानी लेने जाना पड़ता था हैंड पंप पे। इवन वॉशरूम का पानी लेने के लिए भी हैंड पंप पे जाना पड़ता था। आपने कहा कि लोग प्रेफर करते थे ट्यूबवेल पे नहाना, लेकिन जो महिलाएं होती थी वो कहाँ पर नहाती थी? महिलाएं नॉर्मली क्या करती थी, अगर आपने देखा होगा अभी भी नहरों के साइड आप जाइए, वो पेटीकोट बांध के महिलाएं नहाती हैं नॉर्मली। या फिर कोई क्या करता था कि किसी ने 4 दीवारें ऐसे ही कर ली, बीच में टीन डाल दिया, तो वहाँ पे नहाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। और जब थोड़ा मॉडर्न होते गए, कश्मीरी पंडित्स के पास लगा उनको कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने वॉशरूम अलग से अपने घर के बाहर कहीं पे जो है वो बनाने शुरू कर दिए। श्वेता, कितनी उम्र थी आपकी जब आपको ये समझ में आना शुरू हुआ कि हम इन क्वार्टर्स में रह रहे हैं? मेरी उम्र तब होगी ऑलमोस्ट 10 साल, जब मुझे पता चला कि हम क्वार्टर्स में रहते हैं। क्योंकि मेरी जो मासी है, मेरी मासी ने अपना घर बनाया था बंतलाब में, तो हम एक दिन उनके घर चले गए।
तो हमें क्या होता था कि जब भी समर वेकेशंस पड़ती थी तो हम उनके घर चले जाते थे। तो वहाँ जाके मैंने देखा 2-3 कमरे यहाँ पे, नाइस अपना वॉशरूम, मतलब सब कुछ जो है आपको फैसिलिटी वहीं पे मिलेगी। पानी चाहिए आपको, पानी आपके पास आ रहा है, आपको हैंडपंप पे नहीं जाना पड़ रहा पानी लेने के लिए, इवन वॉशरूम अलग से है आपका, वहाँ पे भी पानी आ रहा है। उस टाइम मुझे पता चला कि भाई मकान नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मतलब 10 साल की उम्र तक आपको यही लगता था कि सभी लोग इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत हाँ, करते 10 साल तक मुझे यही लगता था कि ये सबकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि क्वार्टर्स में रहते हैं, 2 क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे, या फिर 1 क्वार्टर होता है, उसी के अंदर एक्चुअली हमने करके रखा था। हमारा जो घर था, मतलब मैं घर ही बोलूँगी उसको क्योंकि मैं वहीं पली बड़ी हूँ। हमारे क्वार्टर के साथ वाला जो क्वार्टर था, हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली साथ में ही रहते थे सारे। तो हमने बाहर ना टैंकी बनाई थी, एक काफ़ी बड़ी टैंकी थी, इस खिड़की की जितनी टैंकी होगी, तो जितने भी लोगों को पानी चाहिए होता था वो उसी टैंकी के पास आके बर्तन धोने, उन्होंने कपड़े धोने, मतलब चलता रहता था वहाँ पे सिस्टम। वहाँ से पानी लाना, टैंकी में डालना, फिर लोगों ने वो यूज़ करना, मतलब सोशल सर्विस भी करते थे उस टाइम पे हम। श्वेता, घर पर आपके माता पिता कभी आपको बताते थे कि ये हमारा घर नहीं है, हम सच में कश्मीर में रहा करते थे, फिर कश्मीर से हम यहाँ पे आए? किस उम्र में आपको ये समझ में आने लगा कि जिन क्वार्टर्स में आप रह रहे हो ये आपका असली घर नहीं है, आपका असली घर जो है वो कश्मीर में था? मुझे तो मैं कहूँगी 5th में भी नहीं, मुझे 10th में पता चला कि हमारा जो मकान है वो कश्मीर में भी है। क्योंकि उससे पहले तक पापा कहते थे कि कश्मीर में मकान है, कश्मीर में मकान है, लेकिन कभी उसके बारे में खुल के बात नहीं की। इवन अभी मुझे कोई पूछे कि तुम्हारा कश्मीर में क्या क्या है, वो तो मैं इस बार गई तो मुझे अभी पता है कि हमारा कश्मीर में मकान है, ज़मीन है। मुझे जब तक मैं कश्मीर नहीं गई थी उससे पहले तक मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारी कश्मीर में ज़मीन है, हमारा कश्मीर में घर कहाँ पे है, हमारा घर कैसा है। आपको पता ही है, इवन जिसने भी वो वीडियो देखी है उन सबको पता है कि मुझे नहीं पता था अपने घर के बारे में, इवन एड्रेस के बारे में भी नहीं पता था। तो जब मैं ऑलमोस्ट 10th की हो गई तब मुझे पता चला कि कश्मीर में हमारा घर होता था। फिर मम्मी सुनाते थे कि मैं वारी में से सब्ज़ी लेके आती थी, ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी खाते थे। मेरी जो मम्मी होती थी यानी मेरी नानी, वो कहती थी कि आज क्या क्या सब्ज़ी, मतलब कश्मीर में पूछती आज क्या खाना है बता, मैं अपने बाग से निकाल के लाऊंगी ताज़ी ताज़ी। और अभी देखो, अभी इधर इतने आग लगी है, इधर तावन पड़ा हुआ है, इधर सब महंगाई हो चुकी है, महंगाई हो चुकी है। जो चीज़ें वहाँ पे मुफ्त में मिलती थी वो यहाँ पे पैसे लेके खरीदनी पड़ती है। श्वेता, इस एक कमरे में अपनी ज़िंदगी बिताना ऑलरेडी कितना मुश्किल होता होगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन जब घर पे कोई मेहमान आता था तो किस तरह से, क्या बातचीत होती थी माता पिता के बीच में कि अब कैसे उन्हें भी यहाँ पर रुकाना है, कहाँ पे बिठाना है, वो क्या चलता था उस टाइम उनके माइंड में? एक्चुअली क्या होता था, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती थी ना, तो जितने भी लोग होते थे वो प्रेफर करते थे या अपने घर वालों को किसी पड़ोसी के घर सुला देना या फिर किसी रिश्तेदार के घर भेज देना। जैसे हमारा क्वार्टर था तो हमारे घर पे अगर कोई रिश्तेदार आ जाता तो हमारा नाना जी का क्वार्टर था, हमारे क्वार्टर के पीछे था। हमारा था C1/7, उनका A1/something था। तो उस वाले क्वार्टर में वो जाके बोलते थे जाओ उधर सो जाओ आज। तो शफलिंग होती थी कि जब ज़्यादा लोग आ गए तो एक क्वार्टर से दूसरी क्वार्टर में शफल कर दिया, उसका बिस्तर, उसको बेड पर सुलाना, खुद नीचे सोना, ये चीज़ होती थी। कहते हैं ना, मेहमानों का काफ़ी ज़्यादा आदर करते थे तो उनको बेड पे सुलाते थे, खुद नीचे सो जाते थे, टाइट टाइट होके भी, कंजस्टेड होके भी, बट मजबूरी क्या क्या करवाती है, यही करना पड़ता है सब कुछ। लेकिन मजबूरी में हमने ये भी देखा है कि एक पूरी फैमिली एक कमरे में किस तरह से एडजस्ट करती थी। माता पिता और बच्चे तो हैं ही, अगर बहुएं हो या दामाद हो तो वो भी किस तरह से एक कमरे में एडजस्ट करते थे। कितना मुश्किल होता था उस टाइम पे। जैसा कि आपको पता ही है, उस टाइम लोगों को पता था कि सबके साथ यही चीज़ें जो है हो रही है, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देने के लिए उनके लिए कालीन डाले जाते थे, थोड़ा बेडशीट वगैरह चेंज करते थे, थोड़ा शनील के कपड़े डाल देते थे वहाँ पे और आके उनको बिठा देते। मुश्किल तो काफ़ी होता था, अगर उनको नाइट के लिए स्टे करना पड़ता था तो जैसे मैंने आपको बताया, घर के किसी 2-3 फैमिली मेम्बर को किसी और के घर पर ठहरा देते थे और उन्हें कहते थे कि आप यहाँ आराम से बैठो। उनको ये नहीं शो करते थे कि हमें प्रॉब्लम है, आप क्यों आए, क्योंकि अब किसी भी मुश्किल में वो इंसान तो आना जाना तो लगा रहता है इंसान का, तो रह लेते थे उसी पे जैसे थे। वो भी एडजस्ट कर लेते थे, बाकी भी एडजस्ट कर लेते थे, हम भी एडजस्ट कर लेते थे। एडजस्ट करने का नाम भी ज़िंदगी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। तो आपने सुना जो इन्होंने कहा, और ये कैंप्स जो आप खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये दोनों इतिहास का हिस्सा हैं। कश्मीरी पंडित्स की कहानी का एक अहम हिस्सा है ये पुरखू कैंप, जहाँ एक कमरे में कश्मीरी पंडित अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे। मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी रीजन को बदनाम करना नहीं चाहते, हम किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित्स का माइग्रेशन हुआ, ये भी एक हकीकत है। वो इन कैंप्स में रहे, ये भी हकीकत है। और उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा वो आपने सुन ही लिया। किस तरह से जब घर में कोई मेहमान आता था
तो वो अपने परिवार के सदस्यों को किसी और के घर में कहते थे कि आप वहाँ पे जाकर सो जाइए। पानी के लिए ट्यूबवेल पर जाना पड़ता था। और आप समझ सकते हैं कि ये 1989-1990 की बात है। उसके बाद कई सालों तक ये जो कश्मीरी पंडित हैं इन्हीं पुरखों कैंप में रहे। जितने भी लोग कहते हैं कि कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बस गए हैं, वो विलायत भी जा रहे हैं, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि कश्मीरी पंडित्स ने इतनी दिक्कतों का सामना किया है, उसके बाद दोबारा से अपनी ज़िंदगी जो है शुरू की है। ऐसे कैसे के इस एपिसोड से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत मुश्किल है उजड़ कर बसना, बहुत मुश्किल है अपना घर छोड़ना, अपना सुख अपना चैन छोड़ना और दूसरी किसी जगह जाकर दोबारा से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों ने जब घाटी आतंकवाद के कारण छोड़ी, जम्मू में आपने खुद देखा कि कहाँ और किन जगहों से इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी की दोबारा से शुरुआत की, और उसके बाद आज ये समुदाय कहाँ पहुँचा है। लेकिन आज भी इस समुदाय को ललक है घाटी वापस जाने की। आज भी ये समुदाय अपने घर वापस जाना चाहता है। लेकिन कब इस समुदाय का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? कब ये समुदाय वापस जाएगा? ये एक सवाल है जिसका जवाब मुझे और आपको, हम सबको मिलकर तलाश करना है। समाज के तौर पर हमको सोचना है कि क्या जब हम कहते हैं कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को आप घर वापस आइए, क्या वाकई जो हम दावत दे रहे हैं वो दिल से दे रहे हैं? इन सभी चीज़ों पर हमको सोचने की ज़रूरत है। और इस रिपोर्ट के ज़रिए, रिपोर्ट हालांकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारे आर्काइव से निकाली हुई रिपोर्ट है, लेकिन आज भी इसको देखकर कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को वो वक्त और वो दौर याद आता होगा जब उन्हें अपना घर रात के अंधेरे में छोड़ना पड़ा।